साथियों, एक बार फिर एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम हिंदी विषय की 7वीं क्लास आज हमारी रहेगी, जिसमें हम जानेंगे स्वर और व्यंजन का वर्गीकरण कि स्वर और व्यंजन का वर्गीकरण कैसे होता है। हमने पिछली क्लास में जाना कि कुल वर्ण कितने हैं, 44 हैं, जिसमें स्वर की संख्या 11 और व्यंजनों की संख्या 33 है। उसके अंदर हमने स्वर को भी जाना कि ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, दीर्घ स्वर कितने होते हैं। इसके अलावा हमने अयोगवा स्वर को जाना। इसके अलावा हमने जो दीर्घ स्वर हैं उनके अंदर से भी क्वेश्चन आते हैं, उनको भी जाना। उसके बाद में हमने व्यंजन वर्णों को जाना। व्यंजन में कुल कितने आते हैं, जैसे कि 33 आते हैं, और उसमें स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं 25, अंतस्थ कितने होते हैं 4, और उष्मीय व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है। उसके बाद में हमने नासिक्य व्यंजन और संयुक्त व्यंजनों की संख्या को भी जाना। साथियों ध्यान दीजिए, संयुक्त व्यंजन के जो वर्ण होते हैं जिनकी संख्या 4 होती है, क्षय, त्रय, ज्ञ, श्रय, इनसे बना हुआ शब्द हमेशा तत्सम होता है। साथियों ये बात भी ध्यान देने योग्य है। और अगर हम बात करें अयोगवा स्वर की, तो ध्यान दीजिए अयोगवा स्वर से बना हुआ शब्द भी हमेशा तत्सम होता है। साथियों आज हम बात करेंगे स्वर व व्यंजन का वर्गीकरण। तो साथियों स्वर व व्यंजन का जो वर्गीकरण होता है वह 3 प्रकार से होता है। साथियों स्वर और व्यंजन का जो वर्गीकरण होता है साथियों वह कितने प्रकार से होता है, 3 प्रकार से होता है। और वे 3 प्रकार कौन कौन से हैं उसके विषय में भी हम जानेंगे। वे 3 प्रकार कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है स्वर का वर्गीकरण, कि स्वर का वर्गीकरण किस रूप में होता है। उससे पहले हम जाने कि ये 3 कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो आता है वह आता है स्वर का वर्गीकरण, यानी स्वर का वर्गीकरण किस रूप में रहता है, स्वर के अन्य नाम और क्या क्या दिए जाते हैं। उसके बाद में साथियों याद रखना कि दूसरा जो रहता है वर्गीकरण वह उच्चारण स्थान के आधार पर रहता है। अब उच्चारण स्थान जो होता है स्वर और व्यंजन का वह किस रूप में होता है साथियों। उसके बाद में हम बात करें कि जो हमारा तीसरा जो पॉइंट रहता है उसमें जो वर्गीकरण रहता है वह प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण रहता है। प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न का मतलब साथियों कोशिश होता है। और जब भी हम वर्णों का उच्चारण करते हैं हमारे मुखमंडल में या बाह्य स्वरूप में किस प्रकार मुख की आकृति में प्रयत्न लगता है, यत्न लगता है, उसके अकॉर्डिंग ये वर्णों का उच्चारण रहता है। तो साथियों स्वर व व्यंजन का वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है। उसके बाद में जब से पहला जो वर्गीकरण आता है साथियों वह आता है स्वर के आधार पर, जिसमें हम बात करें स्वर का वर्गीकरण। उसके बाद में हम बात करें किसका वर्गीकरण आता है साथियों, उच्चारण स्थान के आधार पर रहता है, फिर प्रयत्न के आधार पर इनका वर्गीकरण रहता है जो अभी हमने जाना। अब हम बात करेंगे स्वर का वर्गीकरण इसमें किस रूप में रहता है। तो स्वर का वर्गीकरण जो होता है साथियों वह कितने प्रकार से होता है, 5 प्रकार से स्वर का वर्गीकरण होता है। यानी स्वरों को और किस रूप में बांटा जा सकता है। तो अपन बात करें स्वर का वर्गीकरण जो आता है सबसे पहले उच्चारण काल के आधार पर रहता है कि अपन जब उच्चारण करते हैं तब हमारा मुख जो है वह कितने रूपों में यानी कितना कम खुलता है और कितना ज्यादा रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो सबसे पहले बात करें उच्चारण काल के आधार पर रहता है, दूसरा जिह्वा के आधार पर, तीसरा ओष्ठ के आधार पर, और चौथा जो रहता है साथियों वह मुख आकृति या तालु के आधार पर, और 5वां रहता है मात्रा के आधार पर। यानी स्वर का वर्गीकरण जो होता है वह 5 प्रकार से होता है। एक बार वापिस जाने कि स्वर का वर्गीकरण सबसे पहले किस रूप में रहता है साथियों, उच्चारण काल के आधार पर, फिर रहता है जिह्वा के आधार पर, फिर ओष्ठ के आधार पर, और फिर हम बात करें तालु
या मुखाकृति के आधार पर, और फिर बात करें मात्रा के आधार पर रहता है स्वर का वर्गीकरण। अब हम बात करें सबसे पहले उच्चारण काल के आधार पर जो स्वर का वर्गीकरण होता है वह कितने प्रकार से होता है, तो 2 प्रकार से होता है। तो उसमें सबसे पहले आते हैं मूल स्वर। साथियों ध्यान दीजिए, उच्चारण काल के आधार पर जो मूल स्वरों की संख्या है वह कितनी है साथियों, 3 है। इसमें उच्चारण काल के आधार पर मूल स्वरों की संख्या 3 है। इसमें री को नहीं लिया गया है साथियों। री को क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि जब मूल स्वरों की बात करें तो मूल स्वर का मतलब होता है जिसमें एक ही ध्वनि आए, जिसमें एक ही ध्वनि का उच्चारण हो, वे मूल स्वर होते हैं। तो आपको पता होगा साथियों, री के अंदर 2 ध्वनियां रहती हैं, एक रे की और एक ई की। इनका उच्चारण री के अंदर भी उच्चारण जो है वह रहता है। तो अपन कह सकते हैं कि इसमें दोष होने के कारण, शुद्ध स्वरूप न होने के कारण री को उच्चारण काल के आधार पर नहीं लिया गया। अतः उच्चारण काल के आधार पर मूल स्वरों की संख्या कितनी है साथियों, 3 है। उसके बाद हम बात करें दीर्घ स्वरों की संख्या, तो 7 है साथियों। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, 7 है उच्चारण काल के आधार पर। और ये 7 जो है हम पहले बात कर चुके हैं, जिसमें आ दीर्घ, ई दीर्घ, उ, ए आई ओ औ, इस प्रकार से ये 7 रहते हैं। तो हम ये बात करें तो इसमें एक क्वेश्चन है साथियों, वह बहुत इंपॉर्टेंट है। वह क्वेश्चन ये है कि आपसे ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि उच्चारण काल के आधार पर जो स्वर होते हैं वे कुल कितने होते हैं। उच्चारण काल के आधार पर या उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं, तो साथियों ध्यान दीजिए, ये 10 होते हैं। कितने होते हैं, 10 होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें री को सम्मिलित नहीं किया गया। आगे हम बात करें जिह्वा के आधार पर, तो जिह्वा के आधार पर साथियों जो हमारे स्वर रहते हैं वे 3 प्रकार से रहते हैं। कितने प्रकार से रहते हैं साथियों, 3 प्रकार से रहते हैं। सबसे पहली बात हम जाने कि जिह्वा के आधार पर कैसे। साथियों जब हम उच्चारण करते हैं वर्णों का, स्वरों का, तो हमारी जिह्वा जो है वह 3 प्रकार से अपने कह सकते हैं एक्टिविटी में रहती है, क्रिया रूप में रहती है। तो सबसे पहली बात हम बात करें, ये 3 प्रकार से होते हैं। और सबसे पहले कौन से आते हैं साथियों, अग्र स्वर आते हैं। कौन से आते हैं, अग्र स्वर आते हैं। उसके बाद में हम बात करें कि सेकंड नंबर पर जो आते हैं वे कौन से स्वर आते हैं साथियों, मध्य स्वर। और थर्ड नंबर पर जो जिह्वा के आधार पर स्वर माने गए हैं वे कौन से होते हैं, पश्च स्वर। अब हम थोड़ा सा इसके विषय में चर्चा करेंगे कि ये अग्र स्वर कैसे हैं, मध्य स्वर कैसे हैं और पश्च स्वर कैसे हैं। तो साथियों देखिए, जिह्वा के आधार पर जो हमारे अग्र स्वर होते हैं वो किस प्रकार से हैं। जिह्वा के आधार पर जो अग्र स्वर होते हैं वो कैसे होते हैं साथियों। अग्र स्वर, जिह्वा के आधार पर अग्र स्वर, यानी जिसमें जिह्वा का अग्रभाग सक्रिय रहता है। जिह्वा का अग्रभाग सक्रिय रहता है यानी गतिशील रहता है। इसमें आने वाले स्वर जो होंगे साथियों वे कौन से होंगे, अग्र स्वर होंगे। और इनकी संख्या कितनी है, कौन कौन से हैं साथियों, देखिए इसमें जो अग्र स्वर में आएगा साथियों उसमें ई ह्रस्व आएगा, ई दीर्घ आ जाएगा, ए आ जाएगा, आई आ जाएगा, और एक जो आता है वह कौन सा आएगा, री आ जाएगा। यानी अग्र स्वर में कौन से स्वर रहते हैं, ई ह्रस्व, ई दीर्घ, ए, आई और री। अग्र स्वर का मतलब मैं बता दूं कि जिह्वा का अग्रभाग इसमें सक्रिय रहता है। अब हम बात करें, ये हमारा पहला पॉइंट है, जिह्वा के आधार पर जो रहते हैं वर्ण। उसके बाद में मैं बात करूं कि दूसरा पॉइंट यानी जिसमें मध्य स्वर कहलाते हैं। तो मध्य स्वर कौन से होते हैं साथियों, ध्यान दीजिए, जिसमें
सॉरी, जिह्वा का मध्य भाग सक्रिय रहता है, जिसमें जिह्वा का मध्य भाग सक्रिय रहता है, अर्थात जिह्वा जिसमें मध्य भाग में रहती है। अपन यूं भी इसको जान सकते हैं, क्वेश्चन आ जाए जिह्वा के आधार पर किस स्वर में जिह्वा मध्य भाग में ही रहती है, तो वह कौन सा है? तो साथियों इसमें एक ही वर्ण है और वह कौन सा है? ए। आप ए का उच्चारण करेंगे साथियों, जिह्वा हमारे नीचे वाले सांचा जो है इसमें स्थायी रूप में जिह्वा रहेगी, बस मुंह थोड़ा कम खुलता है इसमें। अतः मध्य स्वर में कौन सा स्वर आता है? तो केवल ए आता है साथियों। अब हम बात करें कि पश्च स्वर कौन से होते हैं, तो बहुत सिंपल है साथियों। पश्च का मतलब होता है पीछे की ओर खिसकना, अतः हम कह सकते हैं जिसमें जिह्वा का पीछे का भाग यानी जिह्वा का जो बीच का भाग है साथियों, बीच के भाग का जो अंतिम सिरा है वह सक्रिय रहता है। तो उसमें हम बात करें तो जिह्वा का पीछे का भाग सक्रिय रहता है। ऐसे जो स्वर आते हैं इसके अंतर्गत उनको पश्च स्वर कहा जाता है। तो साथियों मैं बात करूंगा उसमें कौन से स्वर आते हैं, तो इसमें एक आता है आ, इसके अलावा उ ह्रस्व, इसके अलावा उ दीर्घ, इसके अलावा ओ, इसके अलावा औ, और एक जो स्वर होता है साथियों जो विदेश भाषा से हिंदी भाषा में प्रचलित है, जिसको हम आगत स्वर, पिछली क्लासों में हमने जो पढ़ा इसका नाम आगत स्वर दिया था, ये ओ जो भी है पश्च स्वर के अंतर्गत रहता है। आप देखिए साथियों, इनका जब आप उच्चारण करते हैं तो जिह्वा जो है धीरे धीरे बीच, ये नीचे वाले जो सांचा है इससे धीरे धीरे पीछे की ओर खिसकती है। जैसे कि हम आ का उच्चारण करें तो हल्की सी पीछे खिसकेगी आ, उसके बाद में उ, फिर उ दीर्घ, फिर ओ, औ और ओ। आप जैसे जैसे इनका उच्चारण करते हैं जिह्वा पीछे खिसकती है और जिह्वा का स्वरूप जो है अर्धचंद्राकार हो जाता है, जिसके कारण जो है ये जिह्वा जो है जो हमारे होंठ की आकृति है वो भी धीरे धीरे गोल होने लगती है साथियों। अतः हम कह सकते हैं कि ये जो स्वर होते हैं जिह्वा के आधार पर ये तीन प्रकार के हैं। कौन कौन से? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। इसके बाद हम बात करें, जो हमने पढ़ा कि जिह्वा के आधार पर तीन प्रकार के हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। इसके बाद में तीसरा हमारा पॉइंट रहता है वो ओष्ठ के आधार पर। ओष्ठ का मतलब होंठ होता है साथियों। जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तब हमारे होंठों की आकृति जो है वह भी बनती बिगड़ती है साथियों। और वह बनती बिगड़ती किस रूप में है? तो साथियों ध्यान दीजिए, और ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं साथियों। सबसे पहले आते हैं वृत्ताकार या वृत्तमुखी भी कहा जाता है। इनको गोलाकार स्वर के रूप में भी जाना जाता है। यानी वृत्ताकार जिसमें होंठों की आकृति वृत्त के समान गोल रूप में चली जाती है, वृत्तमुखी वृत्त रूप में चली जाती है। और ये कौन से आते हैं साथियों? ध्यान दीजिए, इसमें उ ह्रस्व आएगा, उ दीर्घ आएगा, ओ आ जाएगा, इसके अलावा वर्धी रूप में औ आ जाएगा, और एक आगत स्वर कौन सा होगा? ओ। ये जो स्वर होते हैं इनको हम वृत्ताकार या वृत्तमुखी स्वर भी कहते हैं। इसके अलावा अवृत्ताकार यानी जिसमें होठों की आकृति गोल नहीं होती, अवृत्तमुखी इसके समकक्ष शब्द है, जिसका अर्थ है जिसमें मुख्य आकृति अवृत्त रूप में रहती है। और इसमें कौन से आएंगे साथियों? तो ध्यान दीजिए, इसमें जो आने वाले स्वर हैं उसमें ए आ जाएगा, आ आएगा, इसके अलावा ई ह्रस्व, ई दीर्घ, और इसके अलावा ए आ जाएगा, आई आ जाएगा, और एक जो है मूर्धन्य स्वर जो रहता है री, ये आ जाएगा। ये जो स्वर है साथियों वे अवृत्ताकार, अवृत्तमुखी या अगोलाकार स्वर के रूप में भी इसको हम जान सकते हैं, ओष्ठ के आधार पर जो रहते हैं। इसके बाद में हम बात करें तालु या मुख्य आकृति के आधार पर जो स्वर रहते हैं वे कौन से होते हैं साथियों। जैसे हम इन स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमारा जो जिह्वा का जो स्वरूप है वो किस रूप में तालु की तरफ जाता है।
तालु के रूप में, किस रूप में वहां मुख का जो स्वरूप होता है वह कैसे बनता है, कैसे बिगड़ता है, कैसे मुख द्वार, मुख जो है हमारा बंद रूप में, किन स्वरों में मुख जो है वह खुले स्वरूप में रहता है। तो इसमें हमने देखिए तालु या मुख आकृति, यानी हमारे मुख की आकृति भी इसमें चेंज होती रहती है, बदलाव आता है। तो ये 4 प्रकार के होते हैं साथियों। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। सबसे पहले जो आते हैं साथियों वे आते हैं विवृत स्वर। विवृत स्वर का मतलब क्या होता है साथियों? जिसमें मुंह खुला रहता है, जिसमें साथियों क्या होता है, मुंह का खुला भाग होता है। वे स्वर कौन से होते हैं साथियों? विवृत स्वर होते हैं। और इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं मुंह का खुला भाग, इसमें मुंह जो है खुला सा प्रतीत होता है। तो इसके अंतर्गत एक ही स्वर आता है साथियों, और वह कौन सा आता है? आ। आप आ का उच्चारण करेंगे तो हमारा मुंह जो है साथियों खुला रहेगा। जब तक हम दूसरा वर्ण नहीं उच्चारण करेंगे, दूसरा स्वर नहीं उच्चारण करेंगे, तब तक हमारा मुंह खुला ही रहेगा। अतः ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। आपसे पूछा जा सकता है कि मुख आकृति के आधार पर आ किस प्रकार का स्वर है, तो ये विवृत स्वर है, जिसका अर्थ होता है मुंह का खुला भाग। उसके हम बाद में बात करें अर्ध विवृत स्वर। अर्ध विवृत, देखिए अर्ध का मतलब होता है आधा और विवृत का मतलब खुला, यानी मुख का आधा खुला भाग, जिसमें उच्चारण करने पर मुंह आधा खुला रहता है। और इसके अंतर्गत आने वाले जो स्वर होते हैं साथियों वे कौन से होते हैं? देखिए जरा हम चर्चा करते हैं। तो इसके अंतर्गत जो आने वाले स्वर है उसमें एक ए आएगा, इसके अलावा आई आ जाएगा, इसके अलावा औ आ जाएगा, और एक आगत स्वर होता है वह आ जाएगा। यानी ये 4 जो हैं ये अर्ध विवृत स्वर कहलाते हैं। इनमें इनका जब अपन उच्चारण करते हैं तो मुंह कुछ खुला रहता है, अर्थात कुछ खुला या कुछ बंद सा प्रतीत होता है। लेकिन व्याकरण के रूप में इसको अर्ध विवृत रूप में इसलिए कहा गया क्योंकि जब आप इनका उच्चारण करेंगे तो मुंह कुछ खुला रहेगा। उसके बाद में हम बात करें साथियों कि 3rd नंबर कौन सा आता है, तो समृत स्वर आता है। देखिए समृत का मतलब क्या होता है उसके विषय में भी जानना बहुत जरूरी है। समृत का अर्थ होता है साथियों मुंह का बंद भाग, यानी मुंह इसमें बंद सा प्रतीत होता है। यूं लगता है जैसे मुंह बंद हो रहा है इनके उच्चारण करने में। तो आपको पता है इसके अंदर कौन से आएंगे साथियों? ई ह्रस्व, ई दीर्घ आएगा, उ ह्रस्व, उ दीर्घ, और एक री स्वर आ जाएगा। इनका जब उच्चारण करते हैं तो मुंह बंद सा प्रतीत होता है। जैसे कि हम उच्चारण करें ई, उ, री, आप इनका उच्चारण करेंगे साथियों, जिह्वा जो है ई ह्रस्व और ई दीर्घ का उच्चारण करेंगे, जिह्वा साथियों ऊपर तालु की ओर ऊपर उठती है, मुख ज्यादा नहीं खुलता इसमें। उ ह्रस्व उ दीर्घ का उच्चारण करेंगे साथियों, दोनों होंठ साइड से मुख को एक प्रकार से बंद करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। और री का उच्चारण करेंगे तो जीवा जो है वह तालु भाग की ओर रहती है, जिसके कारण मुख द्वार जो है वह अवरोध हो जाता है। उसके बाद में हम बात करें अर्ध समृत। अर्ध का मतलब आधा, समृत का मतलब बंद, यानी कुछ बंद भाग, मुख का कुछ बंद भाग जो होता है वह अर्ध समृत स्वर कहलाते हैं। और इसके अंतर्गत आने वाले जो स्वर हैं साथियों वे कितने हैं? 2 हैं, एक है ए और एक है ओ, यानी दोनों गुणादेश रूप में रहते हैं। ए और ओ ये जो होते हैं साथियों अर्ध समृत स्वर कहलाते हैं। उसके बाद में हम बात करें 5वां जो हमारा प्रकार रहता है स्वर के वर्गीकरण में, वह रहता है मात्रा के आधार पर। साथियों मैं बताना चाहूंगा जब अपन कोई भी शब्द बोलते हैं हम एक मात्रा के हिसाब से बोलते हैं साथियों, और हमारा ये बोलने का जो क्रम होता है ये अनुतान कहा जाता है। साथियों जैसे मैं आपसे कहूं कि राम अच्छा, राम अच्छा लड़का है,
जैसे मैं बात करूं राम अच्छा लड़का है, ये सामान्य है, राम अच्छा लड़का है। लेकिन जैसे ही राम अच्छा लड़का है या मैं पूर्ण विराम न लगा करके विस्मयादि चिन्ह लगाता हूं, तो यहाँ वाक्य का बोलने का जो ढंग है साथी वो अलग हो जाता है, जैसा कि अनुतान में रहता है। उसके बाद में बात करूं कि राम अच्छा लड़का है और बाद में मैं क्वेश्चन मार्क लगा दूं, तो ध्यान दीजिए ये वाक्य अलग एंगल में उच्चारित होगा, अलग एंगल में उच्चारण इसका किया जाएगा। जैसे राम अच्छा लड़का है, तो अपन कह सकते हैं साथियों कि जब अपन उच्चारण करते हैं यहां मात्रा के आधार पर, तो इसमें जो स्वरों का उच्चारण करते हैं तो उसमें मात्रा कैसे लगती है और कितने प्रकार से लगती है। तो अपन बात करें तो यहाँ मात्रा के आधार पर जो स्वर है साथियों में 3 प्रकार से है। कितने प्रकार से हैं? 3 प्रकार से। 3 प्रकार से मात्राओं का योग रहता है। सबसे पहली मात्रा जो स्वरों में रहती है साथियों, वह कौन सी होती है? एक मात्रिक, यानी वे स्वर जो एक मात्रा के अंतर्गत आते हैं। अब एक मात्रा के अंतर्गत आएंगे तो साथियों इसमें समय जो है वह कम लगता है। समय क्या लगता है साथियों? कम लगता है। और समय कम लगता है तो आपको पता है मुख भी है वह कम खुलेगा, तो अपन यहां लिख सकते हैं समय कम लगता है, समय कम लगता है। यानी इन स्वरों में समय जो है वह कम लगता है। इसके अलावा अब समय कम लगता है, इसके अंतर्गत आने वाले स्वर होते हैं साथियों वे ह्रस्व स्वर होते हैं। कौन से स्वर होते हैं? ह्रस्व स्वर। अगर आपसे कहा जाए ह्रस्व स्वर को और किस नाम से जाना जाता है, तो एक मात्रिक स्वर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में हम बात करें द्विमात्रिक स्वर कौन से होते हैं, तो बात ध्यान दीजिए इसमें जो समय होता है साथियों वो दुगना लगता है, क्योंकि द्विमात्रिक का मतलब होता है जब आप उच्चारण करते हैं तो मात्रा दुगने रूप में रहती है, दुगना समय लगता है। तो हम कह सकते हैं जिसमें दुगना समय लगता है, दुगना समय लगता है। अब दुगना समय लगता है तो वे इसमें कौन से स्वर आते हैं? दीर्घ स्वर आते हैं। यानी द्विमात्रिक स्वर के अंतर्गत आने वाले जो स्वर होते हैं वे कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। और इसके बाद में हम बात करें कि तीसरे कौन से होते हैं, तो साथियों ध्यान दीजिए तीसरे जो स्वर होते हैं वे त्रिमात्रिक होते हैं और इसमें तिगुना समय लगता है। अब यहाँ त्रिमात्रिक थोड़ा सा संशय रहेगा कि त्रिमात्रिक कौन से होते हैं, तो वो भी हम जानेंगे कि त्रिमात्रिक स्वर कौन से होते हैं। तो इसमें तिगुना समय लगता है और तिगुना समय जो लगता है साथियों इसके अंतर्गत आने वाले स्वर जो होते हैं वे प्लुत स्वर होते हैं। अब थोड़ा सा हम इस विषय को बढ़िया से जाने कि ये किस रूप में है। देखिए मात्रा के आधार पर 3 प्रकार के स्वर हैं, एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक। एक मात्रिक में समय कम लगता है तो ह्रस्व स्वर, और द्विमात्रिक में समय दुगना लगता है इसलिए दीर्घ स्वर, और त्रिमात्रिक स्वर में समय तिगुना लगता है इसलिए कौन से स्वर होंगे? प्लुत स्वर होंगे। अब इसको समझना है साथियों कैसे। आपको पता है कि पहले जब मुर्गा होता था, तो मुर्गा तो आजकल भी है लेकिन बेवकूफ है, पता नहीं 2 बजे बोल जाता है, 3 बजे बोल जाता है, लेकिन समय नहीं है। पहले मुर्गे का ये होता था कि सुबह जब प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जब लोग जगते थे तो मुर्गा जो उच्चारण करता था वो 4 बजे करता था ना ब्रह्म मुहूर्त में, और इसमें ये आदेश होता था कि भाई 4 बज गए, ब्रह्म मुहूर्त का समय है, स्नान करो, भगवान का भजन करो और काम पे जाओ। ऐसा हमारे प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख है। फिर मुर्गा 5 बजे जो है उच्चारण करता, बोलता, उसमें जो बाकी बच गए वैसा प्रक्रिया रहती कि आप भी नहाओ, प्रभु भजन करो, काम पे जाओ। और 6 बजे तो ये जो मुर्गे का बोलने का जो क्रम था वह एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक में था। आपको पता है हमारी माता जब हमें उठाती है, हमें जगाती है, तो वह भी 3 रूपों में जगाती है। सबसे पहले आराम से जगाएगी आपको,
दूसरी बार जब जगाएगी तो जो शब्दों में पहले सौम्यता, निर्मलता या निर्ममता थी, वो दूसरे बार उन शब्दों में उतना कोमलपन नहीं होगा। और तीसरा जो था वह प्लुत स्वर में जगाती है साथियों, उसमें फिर आपको पता है, आप सब जानते हैं। अब इसके विषय में और अगर हम जाने, जब आप स्वयं पढ़ रहे होते हैं साथियों, तब हमारा स्वर जो होता है वह एक मात्रिक में रहता है। आप अपनी बात अपने कानों तक पहुंचाना चाहते हैं। उसके बाद में हम बात करें द्विमात्रिक स्वर में, जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के साथ बात कर रहे हैं या आप पढ़ा रहे हैं तो आप ध्यान दीजिए, तब आप द्विमात्रिक स्वर के रूप में उच्चारण करते हैं अपने मुखमंडल से, यानी आपके बोलने का जो गति रहती है वो द्विमात्रिक में रहती है, और इसमें स्वर जो रहते हैं वे दीर्घ स्वर रहते हैं। जब आप स्वयं पढ़ते हैं तब हमारा स्वर ह्रस्व होता है, लेकिन जब आप किसी को पढ़ाते हैं या किसी के साथ बातचीत करते हैं तब हमारा दीर्घ स्वर होता है। और साथियों ध्यान दीजिए, जब हम दूर खड़े व्यक्ति को बुलाते हैं, जिसको हम संबोधन कहते हैं, या फिर हम कोई गीत का वाचन करते हैं, गीत गाते हैं, या फिर हम कोई मंत्र का उच्चारण करते हैं साथियों, तब हमारा जो स्वर होता है वह त्रिमात्रिक में होता है, और उसमें स्वर किस रूप में होता है? प्लुत स्वर के रूप में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपसे पूछा जा सकता है कि त्रिमात्रिक या प्लुत स्वर इनमें रहता है। तो ये ध्यान दीजिए, गायन, संबोधन व मंत्र उच्चारण में मंत्र उच्चारण में कौन सा स्वर होता है? तो साथियों ध्यान दीजिए, गायन, संबोधन व मंत्र उच्चारण में प्लुत स्वर रहता है। कौन सा स्वर रहता है? प्लुत स्वर रहता है। जब आप गीत गाते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा गाने का जो लिरिक्स होता है साथियों, या राग का जो आलाप होता है, उस समय जो आपका स्वर रहता है तब वहां प्लुत स्वर होता है। संबोधन, जब आप दूर, और संबोधन आपको पता है दूर खड़े व्यक्ति को ही हम संबोधित कर सकते हैं, जो हमसे दूर होता है उसके लिए हम संबोधन करते हैं। जैसे मैं एक बार कहूं कि भाई, और दूसरी बार जब मैं भैया उच्चारण करूं तो भैया शब्द जो है साथियों वो संबोधन रूप में है। इसलिए आपसे पूछा जाए कि भैया शब्द है और वो आगे दे दिया इस शब्द में किस स्वर का प्रयोग हुआ है, तो ध्यान दीजिए वहां प्लुत स्वर रहता है, क्योंकि इसमें संबोधन रहता है। मंत्र उच्चारण, जब आप कोई मंत्र का उच्चारण करते हैं, मान लीजिए ऐसा शब्द लिखा आ गया और आपसे कहा कि इसमें कौन सा स्वर है, तो साथियों आप इसका उच्चारण जैसे कि हम करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, उससे पूर्व करते हैं। साथियों सुबह जब हम कपालभाति करते हैं उससे पूर्व हम ओम का उच्चारण करते हैं, और ये ओम का जो उच्चारण एक मंत्र रूप में है, इसलिए ओम में जो ध्वनि होती है वह प्लुत रूप में रहती है, जिसको हम प्लुत स्वर कहते हैं, और इसमें मात्रा जो रहती है त्रिमात्रिक रूप में रहती है। इसके बाद में हम बात करें साथियों उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर रहते हैं वे कौन से होते हैं। साथियों उच्चारण स्थान के आधार पर जो स्वर होते हैं वे कितने रूपों में रहते हैं? साथियों उच्चारण स्थान के आधार पर जो स्वर होते हैं वे 7 रूपों में रहते हैं। सबसे पहले कौन से स्वर आते हैं साथियों? कंठ्य स्वर आते हैं। सॉरी, उसके कंठ्य स्वर कौन से होते हैं साथियों? ए, वह, आ जो होता है ये कंठ्य स्वर है। कंठ्य स्वर क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिह्वा मुखमंडल के नीचे वाले भाग में पड़ी रहती है और इनका उच्चारण करते हैं तो इसमें मुंह कम खुलता है और इसमें मुंह ज्यादा खुलता है, अर्थात ध्वनि जो है सीधे कंठ से रहती है। इसके बाद हम बात करें तालव्य स्वर, और साथियों इसमें एक चीज और ध्यान दीजिए, अगर अयोगवा स्वर के अ का उच्चारण पूछा जाए कि अह का यानी अयोगवा के अह का उच्चारण किस स्वर से होता है, तो कंठ्य स्वर के रूप में रहता है। अब कंठ्य स्वर है तो साथियों इसका उच्चारण स्थान पूछा जाए तो कंठ होगा, यानी कंठ से उच्चारित जो स्वर होते हैं साथियों वे कंठ्य स्वर के रूप में रहते हैं।
अब बात करें तालव्य स्वर, तो तालव्य स्वर में कौन से आते हैं साथियों? ई ह्रस्व व ई दीर्घ आता है। इसके बाद में हम बात करें मूर्धन्य स्वर, तो मूर्धन्य स्वर कौन सा आता है साथियों? री आता है। मूर्धन्य स्वर कौन सा आता है? री आता है। इसके बाद हम बात करें दंत्य स्वर कौन सा आता है, तो साथियों ध्यान दीजिए, दंत्य स्वर जो संस्कृत भाषा का री होता है वह दंत्य स्वर में रहता है। ये लरी जो है साथियों संस्कृत भाषा का स्वर है, हिंदी भाषा का नहीं है, ध्यान दीजिएगा। लरी संस्कृत भाषा का स्वर है, और आपको पता है संस्कृत भाषा में स्वरों की संख्या 22 होती है। 5 ह्रस्व स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर 7 होते हैं, और 9 होते हैं प्लुत स्वर। 5, 8, 9, 13 के हिसाब से यहाँ पर स्वरों की संख्या 22 होती है। तो लरी जो है वो संस्कृत स्वर है, ये ध्यान रखना। उसके बाद में ओष्ठ्य स्वर कौन से होते हैं साथियों? इसमें उ ह्रस्व व उ दीर्घ जो होते हैं ये ओष्ठ्य स्वर होते हैं। इसके अलावा कंठ तालव्य स्वर कौन से होते हैं साथियों? कंठ तालव्य, देखिए नाम कैसा है, कंठ और तालु। अब कंठ से कौन सी ध्वनि उच्चारित होती है? ए, और तालु से ई। ए और ई का योग करेंगे तो ए का निर्माण होता है साथियों। अतः ए का उच्चारण स्थान जो होता है वह कंठ तालु होता है, और कंठ तालु से उच्चारित जो स्वर होते हैं वे कौन से होते हैं? कंठ तालव्य स्वर होते हैं। अतः ए और ऐ वर्दी आदेश रूप में रहते हैं। उसके बाद हम बात करें कंठोष्ठ्य स्वर। कंठोष्ठ्य स्वर कौन से होते हैं साथियों? जिसमें कंठ और ओष्ठ रहता है। कंठ से ओ रहेगा, तो ए रहेगा, और जो ओष्ठ है साथियों उससे उ रहेगा। कंठ से ए और ओष्ठ से उ। ए और उ का उच्चारण करेंगे, मिलान करेंगे तो साथियों ओ बनता है, और ओ और ओ का वर्दी आदेश औ जो होता है, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है साथियों? कंठोष्ठ। और कंठोष्ठ से उच्चारित जो स्वर होता है वह कंठोष्ठ्य स्वर कहलाता है। साथियों कल की क्लास में हम जानेंगे कि उच्चारण स्थान के आधार पर जो स्वर है, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर नहीं व्यंजन है, इनका स्वरूप क्या होता है, व्यंजनों का उच्चारण स्थान किसका कंठ होता है, किसका तालु, किसका मूर्धा, ये कल की क्लास में जानेंगे साथियों। अपने जो भी सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।